बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैप्टर हमारा चल रहा है। कल तक हमने करेंट अकाउंट पूरा कर लिया था। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज़ माई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। करेंट अकाउंट में हमारे विजिबल्स एंड इनविजिबल्स आते हैं। ये हमने कल तक डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। इसका हमने एक फॉर्मेट भी कल देखा था जो एक्चुअल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। ये फॉर्मेट तो हमने इसके हिसाब से हम चले थे पूरा। करेंट अकाउंट के अंदर हमारा जो जो आता है वो हमने यहाँ तक कल कैप्चर कर लिया था पूरा। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर बी, कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? सो अगेन आपको याद रखना, यहाँ हम सिर्फ फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। तो जब कोई फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आए या फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में जाए और उस फॉरेन करेंसी के आने या जाने से हमारे असेट या लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, उस तो वो ट्रांजैक्शंस हमारे कैपिटल अकाउंट में कवर होंगे। सच ट्रांजैक्शंस विच डू अफेक्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री, दे में इंक्रीज या दे में डिक्रीज। असेट्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो थे जो असेट और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन है। जब हम समझेंगे क्या ट्रांजैक्शंस इसमें आते हैं तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि एसेट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेनर्स ने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट किया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है दो तरह का होता है, या तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। पोर्टफोलियो और एफडीआई में क्या डिफरेंस है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो सामने कोई फॉरेन एंटिटी है, कोई इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है, जो भी है, वो सिर्फ हमारे देश की किसी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पर्सन है, फॉरेनर है, यूके का रहने वाला है, उसने हमारे देश की कंपनी को, मान लीजिए रिलायंस है या एशियन पेंट्स है, इसके सिर्फ शेयर्स खरीद लिए उसने उसने इस कंपनी के सिर्फ शेयर्स खरीद लिए या बॉन्ड्स खरीद लिए इस पर्पज़ से कि उसको इस पर डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। उसको इस बिज़नेस में ओनरशिप लेने में या बिज़नेस को चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसके पास पैसा स्पेयर पड़ा, उसने इन्वेस्ट कर दिया ताकि उसको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसने खुद यहाँ पर कंपनी एस्टैब्लिश करी है और यहाँ पर वो उस कंपनी को रन कर रहा है। तो बेसिकली पूरी उसने, जैसे मान लीजिए कि एप्पल है, एप्पल कंपनी ने इंडिया में कोई फैक्ट्री डाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एप्पल कंपनी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे कंट्री में कोई फैक्ट्री लगाई, तो दिस इज़ कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने पूरा असेट यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है और उसको वो वहाँ पर रन करेंगे उस कंपनी को। तो पैसा दोनों चीज़ में फॉरेनर लगा रहा है, लेकिन पैसा लगाने का तरीका यहाँ पर अलग है। एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड चीज़ इज़ बोरोइंग्स, लोन्स। यहाँ तो पैसा लगाया फॉरेनर ने, यहाँ पर हमने बाहर वाले किसी से पैसा उधार लिया, दैट इज़ बोरोइंग्स। बोरोइंग्स तीन तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तीन तरह की बोरोइंग्स यहाँ पर हो सकती हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती है? लोन्स अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में भी लोन मिल रहा है, एक्सटर्नल असिस्टेंस में भी आपको लोन मिल रहा है, लेकिन एक्सटर्नल मतलब मेरे देश के बाहर से बोरोइंग हो रही है, कमर्शियल मतलब बिजनेस टर्म्स के ऊपर हो रही है। जो भी मार्केट की इंटरेस्ट रेट है उस मार्केट रेट की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे बोरोइंग्स मिल जाएगी। सो लोन्स आर अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या होता है, जो लोन मिलता है आपको वो कंसेशनल रेट पे मिलता है। मान लीजिए मार्केट का रेट 5% है तो आपको 2% के ऊपर लोन मिल गया, तो ये एक्सटर्नल असिस्टेंस। ये भी लोन है, ये भी लोन है, लेकिन एक्सटर्नल असिस्टेंस में जो लोन है वो कंसेशनल रेट के ऊपर आपको मिलता है। प्लस एक्सटर्नल असिस्टेंस में एड्स भी आ जाती है। एक देश ने दूसरे देश को कुछ मदद करने के लिए एड दिया है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है। या फिर इंटर गवर्नमेंटल लोन्स, एक गवर्नमेंट ने, एक देश की गवर्नमेंट ने दूसरे देश की गवर्नमेंट को लोन दिया तो वो भी एक्सटर्नल असिस्टेंस में कवर हो जाएगा। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, लोन्स आर अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ये लोन ही। एक्सटर्नल असिस्टेंस में भी लोन है लेकिन कंसेशनल रेट पे मिलता है, और लोन के अलावा इसमें फाइनेंशियल एड भी आ जाती है और इंटर गवर्नमेंटल लोन्स भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। सो ये ईसीबी और एक्सटर्नल असिस्टेंस का डिफरेंस हो गया। दोनों को जब हम ले लेते हैं तो बोरोइंग्स का पार्ट है। बोरोइंग्स में एक और चीज़ होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होता है वो हम समझते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में 3 तरह के होते हैं, सप्लायर्स क्रेडिट अप टू 6 मंथ्स, सप्लायर्स क्रेडिट ग्रेटर देन 6 मंथ्स, या फिर बायर्स क्रेडिट। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ये सप्लायर्स क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट क्या होता है। मैंने बाहर के कंट्री से कुछ इंपोर्ट किया, सामान इंपोर्ट किया, मान लीजिए शुगर मैंने इंपोर्ट करी बाहर के कंट्री से। मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर सकता हूँ। तो उसने मुझे कहा ठीक है आप 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना। जो सप्लायर है, जो देश के बाहर सप्लायर है, उसने मुझे उधार दिया है। जो देश के बाहर सप्लायर है उसने मुझे उधार दे दिया, ठीक है आप 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना। तो ये भी एक तरह की बोरोइंग है, ये भी एक तरह की बोरोइंग है, लेकिन ये मुझे सप्लायर ने उधार दिया है। सो क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर। ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर का। जो सप्लायर है जो मुझे सप्लाई कर रहा है उसी ने ही मुझे 3 महीने 6 महीने का उधार दे दिया कि आप पेमेंट इतने महीने के बाद कर देना। तो ये सप्लायर्स क्रेडिट का मतलब है। एक सप्लायर्स तो दो हो गया, एक तो सप्लायर्स क्रेडिट अप टू 6 मंथ्स, अगर 6 महीने तक का सप्लायर ने क्रेडिट दिया तो एक हो गया। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम का उधार दिया है तो सेकंड आ गया। तो ये दोनों का मीनिंग आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब बायर्स क्रेडिट क्या होता है, मैं बायर हूँ, सप्लायर ने क्रेडिट दिया था वो सप्लायर क्रेडिट में आ गया। नाउ आई एम बायर। तो बायर्स क्रेडिट मतलब कि मैंने शुगर खरीदी और उस शुगर के पेमेंट के लिए मैंने इंडिया के बाहर किसी और से लोन लिया। सो लोन्स फॉर रीपेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया अरेंज्ड बाय इंपोर्टर फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया। सो दो टर्म्स आ रही है यहाँ पे, सप्लायर क्रेडिट, बायर क्रेडिट। ठीक है ना। हम हैं जैसे मान लीजिए माई सेल्फ, मैंने शुगर इंपोर्ट करी, कहाँ से मैंने इंपोर्ट करी, जापान से। जापान में कोई सप्लायर है, उससे मैंने शुगर इंपोर्ट करी $1000 की। तो इस सप्लायर ने मुझे बोला कि यू कैन मेक पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो मैं इसको $1000 का पेमेंट 3 महीने बाद करूँगा, 6 महीने बाद करूँगा। तो ये उधार किसने दिया, इसने। ये कौन है, ये सप्लायर है। दिस इज सप्लायर एंड दिस इज बायर। तो सप्लायर ने ही उधार दे दिया तो उसको हम बोलेंगे सप्लायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट में क्या होगा कि इसको तो मैं पूरा $1000 का पेमेंट करूँगा, लेकिन इसको पेमेंट करने के लिए मैं किसी फॉरेन बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लूँगा। तो फॉरेन बैंक मुझे $1000 देगा और फिर मैं $1000 इस सप्लायर को दे दूँगा। तो दिस इज़, क्योंकि यहाँ बायर ने क्रेडिट लिया है तो इसको बोला जाता है बायर्स क्रेडिट। सो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में क्या क्या आ गया, सप्लायर्स क्रेडिट अप टू 6 मंथ्स, सप्लायर्स क्रेडिट मोर देन 6 मंथ्स, या फिर बायर्स क्रेडिट। सप्लायर्स क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट।
सो ये बोरोइंग्स में तीन आ गए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो थे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, सिर्फ शेयर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। एफडीआई में पूरी ओनरशिप, एंटरप्राइज को ही आपने ओन कर लिया। दोनों इन्वेस्टमेंट है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में फ़र्क है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। अंकित, दोनों समझ में आए आपको? यस। ओके। ऋषा, Yes, sir. तनिषा? यस सर। तो बिल्कुल नए टाइप के कंसेप्ट्स हैं, तो इसलिए धीरे धीरे समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बीओपी में दिखाता कैसे है। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट हमने कल कर लिया था। कैपिटल अकाउंट के हमारे जो है यहाँ पे तीन हिस्से हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ पर आ गया, पॉइंट नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्लू कलर में। सेकंड आ गया आपका लोन ब्लू कलर में, और थर्ड आ गया आपका यहाँ पर बैंकिंग कैपिटल ब्लू कलर में। तो ये तीन हमारे टॉप हेडिंग्स हो गए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। फिर ये इन इंडिया री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, ये सब आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इनका मीनिंग अभी मैं बताऊंगा तो बड़ा आसान सा है, बट आपको बस इतना ही रखना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको आ रहा है देश में वो क्रेडिट में आ गया, जो जा रहा है देश से वो डेबिट में आ गया। यहाँ पर नेट यहाँ पर निकल गया, तो नेट माइनस में आ रहा है क्योंकि जाने वाला ज़्यादा था। क्रेडिट को प्लस बोलते हैं और डेबिट को माइनस बोलते हैं। क्रेडिट इज़ रिसीट्स एंड डेबिट इज़ पेमेंट्स। फिर इसी तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 474,318 का आया देश में इस पीरियड में, 469,449 चला गया, 4,869 का यहाँ पर सरप्लस है, क्योंकि आया ज़्यादा है गया कम है, तो सरप्लस यहाँ पर आ गया। तो एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ोगे तो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 90,933 है, इसको ऐड करेंगे हम 474 में, तो यहाँ पर 565,250 आ गया। 94 में हम इसको ऐड करेंगे तो 564 आ जाएगा। सो ए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट 565 का आया है, 564 का गया है, तो 863 इज़ सरप्लस। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। दो पार्ट इसके हो गए। लोन्स, लोन्स को बोरोइंग्स भी बोलते हैं। लोन्स में दो चीज़ है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस पहले यहाँ लिखा हुआ है। एक्सटर्नल असिस्टेंस 43,572 की आई है, 12,426 की गई है, तो 31,146 का सरप्लस हो गया। आई ज़्यादा है गई कम है। बाय इंडिया टू इंडिया इसकी ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल बोरोइंग्स में 31013 आया, 39,806 गया, तो क्यों जाने वाला ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर माइनस में आ गया 8,792। ये हमारी कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई। तीसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, इसको हम येलो कर देते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, अब यहाँ देखिए सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट जो हमने समझा वही चीज़ आ रही है। सप्लायर्स क्रेडिट अप टू 6 मंथ्स, सप्लायर्स क्रेडिट मोर देन 6 मंथ्स और बायर्स क्रेडिट। फर्स्ट वाले को अलग से दिखाते हैं, सप्लायर्स क्रेडिट अप टू 6 मंथ्स, ये अप टू 180 डेज़, 180 डेज़ मतलब 6 महीने ही होता है। सप्लायर्स क्रेडिट अप टू 180 डेज़, इसको यहाँ दिखाया जाता है। और सप्लायर्स क्रेडिट मोर देन 6 मंथ्स और बायर्स क्रेडिट, इनको दोनों को मिला करके और एक लाइन में दिखा देते हैं, बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट ग्रेटर देन 180 डेज़। तो ये हमारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट यहाँ पर आ गया। इसको अलग दिखाया जा रहा है, इनको मिला के दिखाया जा रहा है। ये बात आप अगर याद नहीं रखते हो देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में तीन चीज़ें होती हैं। और सप्लायर क्रेडिट का मीनिंग ये है,
बायर क्रेडिट का मीनिंग ये है। बस इतना आपको याद रखना है, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सो बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है 68,416 आया है, 69,904 गया है, तो 1488 इज़ नेगेटिव, नेट आउटफ्लो है ये। दिस इज़ डेफिसिट भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये लोन्स हो गया, एक्सटर्नल असिस्टेंस प्लस कमर्शियल बोरिंग्स प्लस शॉर्ट टर्म क्रेडिट। नेक्स्ट आ गया बैंकिंग कैपिटल। अब बैंकिंग कैपिटल क्या होता है? इसमें आता है बैंकिंग कैपिटल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स। इसको हम आगे से समझते हैं पहले। बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल के तीन हिस्से हैं। एक तो होता है फॉरेन असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो भी कमर्शियल बैंक्स हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं उनके सबके फॉरेन असेट्स क्या क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स। वैसे तो सारी फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास रहती है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के पास भी फॉरेन करेंसी होती है, वो लोग भी डेली इतने करोड़ों के ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स की जो फॉरेन करेंसी होल्डिंग है वो यहाँ पर बैंकिंग कैपिटल के अंदर आती है। देन दूसरा है रुपी ओवरड्राफ्ट्स टू नॉन रेजिडेंट बैंक्स। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग हमने पहले समझा था। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक तरह का लोन है वो, मेरे अकाउंट में 100 रुपये हैं, मुझे बैंक ने 125 निकालने की परमिशन दे दी, तो ओवरड्राफ्ट 25 रुपये का मैंने एक तरह से बैंक से लोन ले लिया, लेकिन बैंक के लिए असेट है। तो अगर इंडिया के कमर्शियल बैंक्स ने रुपी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है नॉन रेजिडेंट बैंक्स को, तो वो भी यहाँ पर फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक में कवर होएगा। सो फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक में क्या क्या आ गया? फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स, रुपी ओवरड्राफ्ट्स टू नॉन रेजिडेंट बैंक्स। तो बैंकिंग कैपिटल है, उसके तीन हेड्स हैं। अगर ये दोनों आपको याद नहीं रहते, ये फॉरेन करेंसी होल्डिंग और रुपी ओवरड्राफ्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना याद रहता है उतना आप याद रख सकते हो। लेकिन ये पता होना चाहिए बैंकिंग कैपिटल के तीन मेजर हेड्स हैं। अंदर दोनों पॉइंट नहीं याद रहते, एक याद रह जाता है, इट इज़ फाइन। बैंकिंग कैपिटल में दूसरी चीज़ है फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक तो फॉरेन एसेट्स हो गया कमर्शियल बैंक्स का, दूसरा आ गया फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स की फॉरेन लाइबिलिटी कैसे होती है? मान लीजिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडियन लोग हैं बाहर जॉब करते हैं, किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन ने कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराया, फिक्स डिपॉजिट कराया, कोई एनआरआई है, ये कमर्शियल बैंक है, एनआरआई ने कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराया $1,000 का, तो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक के लिए लाइबिलिटी है और इसके लिए एसेट है। तो एनआरआई के लिए क्या, उससे हमें नहीं जानना, बट हमें पॉइंट क्या है यहाँ पे, फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटी है और फॉरेन वाली है। जब रुपी ओवरड्राफ्ट हमने देखा था, तब कमर्शियल बैंक ने लोन दिया था किसी फॉरेनर को, ओवरड्राफ्ट दिया था, तो इसलिए कमर्शियल बैंक के लिए वो असेट था। सो फॉरेन असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक में आ गया आपका ओवरड्राफ्ट्स टू नॉन रेजिडेंट बैंक्स, फॉरेन लाइबिलिटीज़ में आ गया नॉन रेजिडेंट्स के डिपॉजिट्स। इसके अलावा अदर लाइबिलिटीज़ है, कोई और अगर लाइबिलिटी है तो वो भी यहाँ पर कवर होती है। नॉन रेजिडेंट में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स है बैंकिंग कैपिटल में। कल भी हमने एक नॉन रेजिडेंट पढ़ा था, करेंट अकाउंट में था वो, करेंट ट्रांसफर्स, एनआरआई रेमिटेंस टू फैमिली। एनआरआई ने अपने फैमिली के खर्चे के लिए कुछ रेमिटेंस किया, तो वो हमारा इनविजिबल्स में आ रहा था। तो दो चीज़ हो गई, एक तो एनआरआई ने रेमिटेंस किया फॉर फैमिली, मतलब उसने पैसा इंडिया में भेज दिया, पैसा इंडिया में उसने अपने पेरेंट्स को भेज दिया या जो भी उसकी फैमिली उनको भेज दिया खर्चा करने के लिए। दिस इज़ पार्ट ऑफ करेंट। एनआरआई ने डिपॉजिट कराया, मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है इन कमर्शियल बैंक,
तो ये पार्ट है आपका बैंकिंग कैपिटल का, जो कि आपका आता है कैपिटल में। ये हमारा पार्ट था ट्रांसफ़र्स का, ये करंट एक ऐप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनआरआई में दो चीज़ें होती है, एक तो रेमिटेंस टू फैमिली किया, दैट इज़ ट्रांसफ़र, क्योंकि ये यूनिलेटरल है, सिर्फ उन्होंने फैमिली में पैसा भेज दिया, कोई रीपेमेंट की लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन जब डिपॉजिट किया कमर्शियल बैंक में तो पैसा एनआरआई वापस लेगा कमर्शियल बैंक से, तो यहाँ पर डिपॉजिट की लाइबिलिटी है। तो ये बैंकिंग कैपिटल का पार्ट है और इसको हम कैपिटल का पार्ट बोलते हैं। सो बैंकिंग कैपिटल में फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स और एक अदर्स का पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है। ये बैंक अदर्स को अभी इसके अंदर क्या आता है ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, बैंकिंग कैपिटल, तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई कैपिटल अकाउंट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड बैंकिंग कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी भी शॉर्ट में आप बोल सकते हो इसको, एक्सटर्नल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में सप्लायर क्रेडिट भी आता है और बायर क्रेडिट भी आता है। बैंकिंग कैपिटल में पूरा लिखा हुआ नहीं है, फॉरेन एसेट्स लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स और या फिर अदर्स। ये बैंकिंग कैपिटल तीसरा हेड यहाँ पर हो गया। सो यहाँ पर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लिया था, लोन्स देख लिया था, तीसरा आ गया बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल में कमर्शियल बैंक्स के असेट्स, कमर्शियल बैंक्स की लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ में नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के असेट्स लाइबिलिटीज़ आ गए, या फिर यहाँ पर आ गया हमारा अदर्स। ये हमारा बैंकिंग कैपिटल बन गया, कमर्शियल बैंक के असेट्स, कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटीज़ और या फिर अदर्स। स्लाइड से हम इसको वापस देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स के असेट्स, फॉरेन असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स या फिर अदर्स। अब फॉरेन असेट्स में क्या आता है, कमर्शियल बैंक के असेट्स, लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, कमर्शियल बैंक की फॉरेन लाइबिलिटीज़, अदर्स में क्या आता है, बस ठीक है अदर्स है, बस कुछ बच गया ऊपर नहीं आया तो अदर्स में डाल दो, इतना आप याद रखिए। फॉरेन लाइबिलिटीज़ में नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स आता है, ये आपको नॉन रेजिडेंट का याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स किसका पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो आपको कैपिटल पे टिक मारना है। या फिर आ जाएगा नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स किसका पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, बैंकिंग कैपिटल, तो आपको बैंकिंग कैपिटल पे टिक मारना है। तो ये हमारे तीन पार्ट इसके हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड, ये तीन मेन पार्ट्स हैं कैपिटल अकाउंट के। ये तीनों आपको पक्के से याद होने चाहिए। ये दोनों नॉट सो इम्पोर्टेंट है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तीनों आपको मेन याद होने चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड बैंकिंग कैपिटल। अंकित यहाँ तक समझ में आ गया? अमन आपको समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके। कैपिटल अकाउंट के दो और पार्ट्स हैं, एक है रुपी डेट सर्विस और एक अदर्स। सिर्फ इसका मीनिंग पे नहीं जाओ, सिर्फ रुपी डेट सर्विस ऐसे करके कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, बस इतना याद रख लीजिए, सफिशेंट है। इसके मीनिंग को जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत माइनर सी चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्रेडिट में कुछ आ ही नहीं रहा है, डेबिट में सिर्फ 419 है, बट पार्ट होता है तो हमें इसका नाम याद होना चाहिए, रुपी डेट सर्विस करे कुछ होता है, इसकी मीनिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अदर कैपिटल मतलब जो ऊपर कहीं नहीं आया वो सब यहाँ पर अदर कैपिटल में आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के 5 पार्ट्स हो गए। एक हो गया हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया लोन्स, तीसरा हो गया हमारा यहाँ पे बैंकिंग कैपिटल, चौथा हो गया रुपी डेट सर्विस, पांचवा हो गया अदर कैपिटल।
ये हमारा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का पूरा पांचों हेड्स कवर हो गए। कोई किसी को डाउट कुछ वापस पूछना है, समझना है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, बोरोइंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंकिंग कैपिटल हो गया है, एनआरआई का हमने समझ लिया। अगर एनआरआई डिपॉजिट करता है तो कैपिटल का पार्ट है, अगर फैमिली को मनी ट्रांसफ़र करता है तो वो करेंट अकाउंट का पार्ट है। इस पे हम बाद में आएंगे। यहाँ तक हमारा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर पूरा जो स्टेटमेंट है, यहाँ से करेंट अकाउंट से हमने स्टार्ट किया था, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका है टोटल कैपिटल अकाउंट तक। अब सिर्फ यहाँ पर हमारे इतना सा और बचा है। यहाँ तक कुछ भी डाउट, कोई चीज़ वापस आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान है। अंकित, यहाँ तक में कुछ पूछना है आपको? ऋषा, आपको कुछ पूछना है यहाँ तक में? नो सर। अमन, आपको कुछ पूछना है? नो सर। सो यहाँ तक हमारा करेंट और कैपिटल के कंपोनेंट्स पूरे यहाँ पर कवर हो गए हैं। एक बार वापस हम पीछे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंपोनेंट्स से करेंट एंड कैपिटल, ये रिजर्व वाला भी हम पढ़ेंगे आगे। करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में मर्चेंडाइज, विजिबल्स और या फिर इनविजिबल्स। इनविजिबल्स तीन तरह के हैं, इनकम, करेंट ट्रांसफ़र्स, सर्विसेज। करेंट ट्रांसफ़र्स में एक चीज़ और, एक टर्म और मैं आपको बता देता हूँ। करेंट ट्रांसफ़र्स क्या होता है? यूनिलेटरल, सिर्फ सामने से पैसा आएगा, वापस लौटाने की कोई हमारी लायबिलिटी नहीं है। जैसे गिफ्ट है, ग्रांट्स है, डोनेशंस है, ये सब। तो जो यूनिलेटरल है इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब इसके अंदर वापस लौटाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र को क्विड प्रो क्यू भी बोलते हैं। ये टर्म का मीनिंग मैंने आपको इसलिए बताया कि मान लीजिए आपका केस स्टडी बन जाए इस टॉपिक में से और वहाँ पे क्विड प्रो क्यू टर्म यूज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वापस लौटाने की कोई जवाबदारी नहीं है। दैट इज़ क्विड प्रो क्यू। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स को आप क्विड प्रो क्यू भी बोल सकते हो। सो ये हमारा कैपिटल अकाउंट। फिर ये इनविजिबल्स हमने सारे मीनिंग समझ लिया था सबका। कैलकुलेशन हमने देखी, न्यूमेरिकल्स देखे करेंट अकाउंट कैलकुलेशन के। फिर कैपिटल अकाउंट अभी हमने देखा। मेन इसके तीन ही पार्ट हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड बैंकिंग कैपिटल। दो और होते हैं, रुपी डेट सर्विस एंड अदर्स, पर मेन वो शुरू के तीन ही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, बोरोइंग्स हमने देख लिया, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट देख लिया, बैंकिंग कैपिटल देख लिया, ये सब हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होता है? ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का स्टेटमेंट है, इसको बनाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बना रहा है गवर्नमेंट। बजट वाला था उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया गवर्नमेंट बनाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। सो ये जो मैंने डाउनलोड किया है, ये मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। ऐसा एमसीक्यू भी बन सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है डेटा, तो इसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस हमने पढ़े थे बैंकिंग वाले चैप्टर में, तो इसका एक फंक्शन होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। जो भी फॉरेन रिजर्व्स देश के हैं उसका ये कस्टोडियन है। सारे फॉरेन रिजर्व्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में रहते हैं। फॉरेन रिजर्व्स मतलब किसी भी बाहर के देश की करेंसी, जैसे डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है, चाइना का युआन होता है, इसको रेमिनबी भी बोलते हैं, ब्रिटिश पाउंड्स हो सकते हैं, कुछ भी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, जितनी भी फॉरेन की करेंसीज़ हैं
इनको सबको मिला करके हम बोलते हैं फॉरेन रिजर्व्स। इकट्ठे पड़े हैं आपके पास में, वो सारे फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो फॉरेन रिजर्व्स क्या हो गई, अलग अलग देशों की करेंसी जो सारी इकट्ठी होकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ी है। दिस इज़ कॉल्ड ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स। ऑफिशियल मतलब सरकार के हैं, ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स, ये फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब हुआ। तो आप अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर कई बार सुनेंगे न्यूज़ कि भाई इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए या इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स घट गए। क्या न्यूज़ आप सुनोगे, या तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज्ड या इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स डिक्रीज, कि भाई पिछले 2020 के अंदर इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए, 2021 में इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए। जितने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स होंगे उतना ही अच्छा होता है, हायर इज़ बेटर। अब जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए या घट गए, इसका क्या मतलब है। हमने करंट अकाउंट देखा, हमने कैपिटल अकाउंट देखा, एक तरफ रिसीट्स आती है, एक तरफ पेमेंट आता है। अगर करंट और कैपिटल दोनों मिला करके, अगर करंट और कैपिटल दोनों मिला करके रिसीट्स ज़्यादा है, इफ़ रिसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स, तो मेरे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, जो मेरे देश के फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक साल में रिसीट्स मेरी ज़्यादा है। अगर रिसीट्स कम है पेमेंट से, तो पेमेंट रिज़र्व में से कुछ पैसा एक्स्ट्रा चला गया मेरा, तो मेरे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो घट जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये मतलब होता है फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने का या घटने का। बढ़े तो क्यों बढ़े, उसके लिए आप यहाँ पर स्टेटमेंट को देख सकते हो। आप देख लो भाई कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं। करेंट अकाउंट में बढ़ रहे हैं क्या, अच्छा नहीं, यहाँ तो घट रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में बढ़ रहे हैं क्या, हाँ यहाँ बढ़ रहे हैं। और सबके रीज़न आप देख सकते हो, ट्रैवल से बढ़े या घटे, ट्रांसपोर्टेशन से बढ़े या घटे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए। तो पूरा एक आपके पास में डेटा आ गया पूरा। इसको देख करके आप बता सकते हो कि किस कारण से हमारे देश के रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए हैं, किस कारण से हमारे देश के रिजर्व्स डिक्रीज़ हुए हैं, वो सब आप यहाँ से बता सकते हो। और इसके बेस पे जो आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ ठीक नहीं हो रही चीज़, तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, पॉलिसी बना सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए। तो ये हमारा मीनिंग हुआ फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज़ होने का या फॉरेन रिजर्व्स का डिक्रीज़ होने का। सो कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब रिसीट्स ज़्यादा आई है, तो आपके रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ढेर पड़ा फॉरेक्स का, उसमें और ऐड हो जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट से नेगेटिव है, तो मतलब मेरे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये हमारा मतलब होता है फॉरेक्स रिजर्व्स का इंक्रीज़ होने का या फॉरेक्स रिजर्व्स का डिक्रीज़ होने का। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए थोड़ा सा अकाउंट्स से रिलेटेड बात है। जब आप लेजर बनाते हो, ठीक है अमन, आपको मे भी थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। जब आप लेजर बनाते हो तो इधर आपकी डेबिट साइड है, इधर आपकी क्रेडिट साइड है। यहाँ पर आपके कुछ डेबिट में ट्रांजैक्शंस होंगे 2 करके, मे बी 10,000, 5,000, 2,000। क्रेडिट में आपके ट्रांजैक्शंस हुए 8,000, 4,000, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करते हो, लेजर को बैलेंस करते हो। तो अगर मैं टोटल लगाऊंगा तो टोटल मेरा होता है 17,000, टोटल इधर का भी 17,000 होएगा। इसको बैलेंस के लिए मैं क्या करूँगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आएगा 17,000 माइनस दिस माइनस दिस। तो ताकि जिससे कि मेरी दोनों साइड का टोटल मैच हो जाए, तो मैं इसको लिखता छोटी वाली साइड पे हूँ। चाहे मेरी डेबिट ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको लिखता कौन सी साइड में हूँ, क्रेडिट साइड में मैं इसको लिखता हूँ। तो अकाउंट्स वालों को ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। बाकी बेसिक बात यह है कि दोनों साइड का टोटल मुझे मिलाना है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आते हैं। ओवरऑल बैलेंस जो मेरा था 1844 का मेरा क्रेडिट था। क्रेडिट इज़ 1844 मतलब ये मेरी रिसीट्स है। 1689,862 का डेबिट है,
मतलब ये मेरे पेमेंट्स है, तो रिसीट मेरी ज़्यादा है, प्लस इज़ मोर, इससे मेरे रिजर्व्स बढ़ेंगे या घटेंगे? बताइए। इस सिचुएशन में मेरे रिजर्व्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? तनिषा बताइए, रिजर्व्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? अमन आप बताइए, रिजर्व्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? सर डिक्रीज। डिक्रीज होंगे, ओके। तो रिजर्व्स हमें, अच्छा ऋषा आप बताइए। इंक्रीज। इंक्रीज होंगे। अंकित आप बताइए। देखिए, क्रेडिट इज़ रिसीट। क्रेडिट मतलब मुझे रिजर्व्स देश में मिले, तो 18 लाख के रिजर्व्स मेरे देश में आ गए। डेबिट इज़ पेमेंट, 16.89 लाख के चले गए, इसको हम यहाँ लिखते हैं इधर। रिसीट इज़ 1840 444। पेमेंट इज़ 1689 962। तो मुझे मिला ज़्यादा है, पेमेंट मैंने कम किया है, तो मेरे पास में रिजर्व, जो मेरी जेब में जो पैसे पड़े थे उसमें और इजाफा होएगा, इंक्रीज़ होंगे, वो डिक्रीज़ नहीं होंगे। अमन आपने डिक्रीज़ क्या सोच के बोला है? सर आई थॉट दैट द पेमेंट वाज द डेबिट। ओके, कोई बात नहीं। रिसीट जो होता है वो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट है दैट इज़ रिसीट, और पेमेंट जो है वो डेबिट है। अभी समझ में आ गया? ठीक है ना। और जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स बेसिकली मेरी जेब में पहले से कुछ पैसा पड़ा हुआ था, ये तो मैंने और मिला, ये पेमेंट किया। रिजर्व्स क्या था? मेरी जेब में पहले से कुछ पैसा पड़ा हुआ था। तो अब हमें बताना है कि इन जो पूरे साल के ट्रांजैक्शन है, इससे मेरी जेब में जो पैसे पड़े हैं वो इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे? तो क्योंकि मेरी रिसीट्स ज़्यादा है, तो मेरे रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो मेरे रिजर्व्स जो हैं दैट विल इंक्रीज़। इंक्रीज़ मीन्स प्लस, डिक्रीज मीन्स माइनस, इंक्रीज मीन्स क्रेडिट, डिक्रीज मीन्स डेबिट। तो इंक्रीज भी बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं, क्रेडिट भी बोल सकते हैं, डिक्रीज बोल सकते हैं, माइनस बोल सकते हैं, डेबिट बोल सकते हैं। तो अगर मेरे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, अगर मेरे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे फिर उसको क्रेडिट की तरफ लिखना चाहिए। जो मॉनेटरी मूवमेंट जो मेरे रिजर्व्स की है, ये 150 की है, ये कितना डिफरेंस है? 1840 माइनस 1689, 150582 से मेरे रिजर्व्स बढ़े। अगर बढ़े तो मेरा क्रेडिट की तरफ आना चाहिए, लेकिन मैं उनको लिखूंगा किधर? डेबिट की तरफ। यही यहाँ पर लिखा गया है इस स्लाइड के अंदर। अगर आपके रिजर्व्स इंक्रीज़ होते हैं तो ऑफिशियल रिजर्व के अंदर आप इसको नेगेटिव साइन से डेबिट की तरफ दिखाते हो, और अगर डिक्रीज़ होते हैं तो आप इसको पॉजिटिव की तरफ, क्रेडिट की तरफ दिखाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हम लेजर बनाते हैं, डेबिट के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं पर लिखते तो उसको क्रेडिट की तरफ हैं, या क्रेडिट के ज़्यादा होते हैं तो लिखते उसको डेबिट की तरफ है, ताकि मेरा टोटल दोनों साइड का मैच कर जाए। तो इसी कारण से इसको अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो लिखेंगे डेबिट की तरफ, माइनस की तरफ लिखेंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रहा होता है तो हम उसको इस तरफ यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जब बुक में हम लिखा हुआ पढ़ते हैं कि ऑफिशियल रिजर्व अगर इंक्रीज़ होते हैं तो माइनस में लिखना है, डिक्रीज़ होते हैं तो प्लस में लिखना है। तो उल्टा होता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि मुझे दोनों साइड मैच करानी है, तो मैं छोटी वाली साइड में डिफरेंस को लिखूंगा। अमन समझ में आया बात? यस सर। ऋषा आपको भी समझ में आया? यस सर। तनिषा आपको समझ में आया? यस सर। सो अकाउंट्स वाले को समझना बड़ा आसान है कि वो रोज़ लेजर बनाते हैं, बट अदरवाइज़ इसको थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है। सो ये ऑफिशियल रिजर्व्स वाला जो पॉइंट है कुछ भी नहीं है। मेरी जेब में जो पैसे पड़े हुए थे फॉरेक्स के, वो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं। अगर करंट और कैपिटल अकाउंट से रिसीट ज़्यादा होती है तो ये बढ़ जाएंगे, करंट और कैपिटल अकाउंट से पेमेंट ज़्यादा होता है तो मेरे जेब वाले पैसे घट जाएंगे। अगर पेमेंट ज़्यादा होता है लेकिन दिखाएंगे हम उसको पॉजिटिव में, क्रेडिट में। अगर रिसीट्स ज़्यादा होती है तो रिजर्व्स इंक्रीज़ होंगे
लेकिन बीओपी स्टेटमेंट में हम उसको डेबिट या नेगेटिव साइन में दिखाएंगे। तो ये हमारा बीओपी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसमें छोटे छोटे और चीज़ें हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, बट बेसिक बीओपी का मीनिंग यहाँ पर हमें क्लियर हो गया। अब आई बात बीओपी इक्विलिब्रियम। तो जैसे गवर्नमेंट का बजट होता है, बराबर भी हो सकता है, बैलेंस बजट हो सकता है, या सरप्लस या डेफिसिट हो सकती है, उसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी जो होता है आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है या डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। इक्विलिब्रियम कब होगा? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट मिला करके आपका नील हो जाए। एक एरर्स एंड ओमिशन भी एक होता है। एरर्स एंड ओमिशन मतलब, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, इतने सारे देश हैं, उनके ट्रांजैक्शंस को एक एक का रिकॉर्ड रखना और फिर उससे बीओपी स्टेटमेंट बनाना एक बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। तो इसमें गलतियों की गुंजाइश है, एक एक पैसा आप मिला नहीं सकते। तो जो भी थोड़ा बहुत एरर्स एंड ओमिशन होता है उसको एक अलग लाइन में यहाँ पर हम दिखा देते हैं, सी नंबर पॉइंट, एरर्स एंड ओमिशंस। अगर कुछ एरर एंड ओमिशन है तो उसको यहाँ पर दिखा दिया जाता है, और फिर आप उसके बाद ओवरऑल और बैलेंस निकालते हो। सो ओवरऑल बैलेंस में क्या क्या हमने ऐड किया? करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स, तीन चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती है। करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स मिला करके ओवरऑल बैलेंस यहाँ पर हो जाता है। तो ये अब हम ओवरऑल बैलेंस तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक हमें इसका मीनिंग समझ आ गया। सो अगर करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स इज इक्वल टू नील हो जाए तो फिर ये बीओपी इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे केस में मेरा ऑफिशियल रिजर्व्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नील कैसे होएगा? मान लिया करंट अकाउंट से बढ़ रहा है, कैपिटल अकाउंट से घट रहा है, या करंट अकाउंट से घट रहा है, कैपिटल से बढ़ रहा है, जितना करंट में घट रहा है उतना ही कैपिटल में आपका बढ़ रहा है, तो यह नील है। तो मेरे जेब के पैसे जितने हैं उतने ही रहेंगे, ऑफिशियल रिजर्व्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये जितना आया उतना ही मेरा चला गया। एरर्स एंड ओमिशंस मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली, इसलिए थोड़ा बहुत एरर्स यहाँ पर अलाउड है। डिसइक्विलिब्रियम या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट। सरप्लस कब होगा? करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब करंट और कैपिटल और एरर मिला करके कुछ मेरे पास में ज़्यादा आया तो ऑफिशियल रिजर्व मेरे इंक्रीज़ हो जाएंगे। डेफिसिट मतलब करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स इज़ लेस देन जीरो, मतलब मेरा पेमेंट ज़्यादा चला गया तो ऑफिशियल रिजर्व्स यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये बीओपी इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया। बीओपी इक्विलिब्रियम, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम में सरप्लस और डेफिसिट दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। और जब हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे तो करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, और इसके बेस पे हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स में इम्पैक्ट आएगा। ये इक्विलिब्रियम हो गया। देन और एक इसमें इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी, कि ये बीओपी का कैलकुलेशन हम कर क्यों रहे हैं। इतना मेहनत करा, इंडिया के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जोड़े, इसको हम कर क्यों रहे हैं, वाई, सिग्निफिकेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दुनिया के मुकाबले आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस आपने किए, उन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के, उनके सबके निचोड़ में क्या आप दुनिया को कुछ पैसा देते हो या आप दुनिया से कुछ पैसा लेते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री पता पड़ जाता है, देनदारी ज़्यादा है या लेनदारी ज़्यादा है। ये जानना ज़रूरी भी है। अगर ये नहीं जानोगे तो फिर मालूम पड़ेगा कि किसी दिन आपके रिजर्व्स ख़त्म हो गए। तो हर साल बीओपी बनेगा। अगर डेफिसिट आ रहा है तो किस किस कारण से डेफिसिट आ रहा है, उन कारण को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव आ रहा है। ट्रेड बैलेंस में नेगेटिव आने के कारण हमारा बहुत सारा फॉरेन करेंसी खर्च हो जा रहा है, पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, फॉरेन रिजर्व्स घटते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट देखेगी भाई ट्रेड बैलेंस क्यों आ रहा है ज़्यादा, क्या, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट देखेगी, इंपोर्ट देखेगी। फिर पता पड़ेगा कि आजकल तो पटाखे बहुत चला रहे हैं लोग, तो चाइना से फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इसके कारण इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा।
तो फिर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि भाई अगले साल फायर क्रैकर चाइना से इंपोर्ट करना कम किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, टॉयज़ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, मेडिसन्स के रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, जो भी है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख करके पता पड़ेगा भाई इनके कारण इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, या गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी ताकि उसको कम किया जा सके। अदरवाइज़ पेमेंट करते करते आपका खजाना खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट सिग्निफिकेंस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेफिसिट शोज नीड फॉर बोरोइंग, अगर डेफिसिट आ रही है तो आपको बोरोइंग्स करनी पड़ेगी या फिर आपके देश में फॉरेन का इन्वेस्टमेंट नया आने की ज़रूरत है। दूसरा क्या होता है, इट शोज़ इन्फॉर्मेशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की इन्फॉर्मेशन ये दिखाता है जो अभी हमने डिस्कस किया। इट शोज़ एक्सपोर्ट्स वर्सेस इम्पोर्ट्स एंड देयर कंपोजिशन एंड एरियाज वेयर कंट्री शुड बिकम सेल्फ रिलायंट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डेटा बताता है, उसका कंपोजिशन बताता है कि भाई क्या एक्सपोर्ट हो रहा है क्या इंपोर्ट हो रहा है। जैसे हमने ब्रिटिश रूल के अंदर देखा था, इंडिया में फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट होते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, तो दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है अच्छा ये चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, ये चीज़ इंपोर्ट हो रही है। फिर उससे मालूम पड़ता है कि ऐसे कौन से एरिया हैं जिसके अंदर कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, किस चीज़ का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, उसमें फिर कंट्री सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करेगा। तो इम्पोर्टेंस में क्या आ गया, एक तो फाइनेंशियल स्टेटस कंट्री का, दूसरा आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तीसरा क्या आ गया, इम्पैक्ट ऑफ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कैन बी स्टडीड। जो करेंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है देश की इकोनॉमी पे, इसका सिर्फ हेडिंग याद रख लीजिए, इसकी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। जो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे कंट्री का लेवल ऑफ आउटपुट, इस पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं, और एग्रीगेट डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो क्या इम्पैक्ट है इन चीज़ों के ऊपर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का, वो हम तभी जान पाएंगे जब हमें करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है कितने के वो मालूम पड़े। तो इसलिए भी हम बीओपी को बनाते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटस जानना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की इंफॉर्मेशन लेनी है, और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो भी हमें जानना है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि बीओपी की इम्पोर्टेंस को हमें बताते हैं। ऋषा समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। ओके, एंड अमन आपको भी समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तनिषा आपको भी समझ आ गया? यस सर। अब टॉपिक आया हमारा ऑटोनोमस एंड अकोमोडेशन। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नाम सुन के लग रहा होगा कि क्या वर्ड्स हैं। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस मतलब कि जितने भी आपके करंट कैपिटल के ट्रांजैक्शंस हैं सारे मिला लो तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं। मत क्यों, वो सारे ट्रांजैक्शंस किस ऑब्जेक्टिव से हो रहे हैं, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से वो सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो दोज बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकिंग विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, उनको सबको हम ऑटोनोमस बोलते हैं। तो बेसिकली सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आपके ऑटोनोमस में आ गए। इन ट्रांजैक्शंस के कारण मेरा बीओपी में इम्बैलेंस होता है, रिसीट ज़्यादा हो जाएगी, पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस के कारण मेरे बीओपी में इम्बैलेंस आता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स, क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज भी आ जाता है करंट अकाउंट वाला, तो गुड्स की मूवमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, और इनको हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन आइटम्स ऑटोनोमस को बोला जाता है। जब अकोमोडेटिंग का आप पढ़ोगे मीनिंग तो आपको ऑटोनोमस का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। अकोमोडेटिंग क्या होते हैं, दीज ट्रांजेक्शन्स आर फ्री फ्रॉम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव एंड अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो अगर हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, पेमेंट
ज़्यादा हो रहा है या रिसीट ज़्यादा हो रही है, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए ऑफिशियल रिजर्व्स में से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी देता है या लेता है। सो जो बेसिकली जो ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट है, जो ये वाला जो लास्ट वाला जो मूवमेंट है, दिस इज़ माय अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बाकी सारे ऑटोनोमस है, ये मेरा अकोमोडेटिंग है। तो ये मेरा सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स को बैलेंस करने के लिए है, इसका मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। सो दीज ट्रांजेक्शन्स आर फ्री फ्रॉम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से फ्री है। और करता कौन है इसको? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से बीओपी में इम्बैलेंस आता है, अकोमोडेटिंग से हमारा बीओपी का इम्बैलेंस दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है। दीज रिस्टोर द बीओपी इम्बैलेंस। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ फॉरेन करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, तो इसलिए इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स। इसमें गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है अक्रॉस द बॉर्डर्स। और क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ओवरऑल बैलेंस आ चुका है, अब ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। ये मेरी एक लाइन है फाइनल, इसके ऊपर के सारे ऑटोनॉमस थे, इसके नीचे का मेरा ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है। तो बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट इज़ योर अकोमोडेटिंग, और करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का आपका मूवमेंट इज़ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। इसको बिलो द लाइन बोलते हैं, इसको अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। अमन समझ में आ गया ऑटोनॉमस क्या होता है, अकोमोडेटिंग क्या होता है? Yes, sir. ऋषा समझ में आ गया? Yes, sir. तनीषा आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, सो ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और इसके अंदर बचता है, BPM6 न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिर्फ जानकारी रख लेते हैं कि अगर कुछ छोटा मोटा एक मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से कोई डाल दे तो। जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बन रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ इंडिया बनाती है, इसको हर देश बनाता है, कॉमन चीज़ है, सबको अपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जानने की ज़रूरत है। अब जब हर कोई, अब जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि आप लोग सब अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हो, तो जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो सबकी जो मार्कशीट बनती है, रिपोर्ट कार्ड, वो अलग अलग तरह की बनेगी। किसी में नाम कहीं लिखा होगा, किसी में क्लास कहीं लिखी होगी, कोई एज लिखेगा, कोई एज नहीं लिखेगा, कोई एड्रेस लिखेगा, कोई मार्क्स को लिखने का तरीका अलग अलग होगा। इवन एक ही सिटी में आप अपने फ्रेंड की मार्कशीट देखोगे, उसकी स्कूल अलग है तो डिफरेंट तरह से लिखी हुई होगी। तो सब मार्कशीटें अगर अलग अलग हैं, अब मान लो कि आप लोग सब अपनी अपनी मार्कशीट मुझे दे दो, मुझे कंपेयर करके देखना है, तो मुझे प्रॉब्लम होगी कंपेयर करने में। सब अलग अलग फॉर्मेट के अंदर है, किसी ने क्या कर रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, किसी ने प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से लिख दिए, किसी ने प्रैक्टिकल के मार्क्स उसी में जोड़ दिए, किसी ने 100 में से मार्क्स दे दिए, किसी ने 50 में से दे दिए, तो कंपैरिजन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होएगा। तो इसलिए क्या होता है, अब यहाँ पर बात हो रही है हर देश बना रहा है। अब अगर हर एक देश के बीओपी डेटा को कंपेयर करना है स्टडी करने के लिए, और सब अलग अलग फॉर्मेट में अगर बनाएंगे, तो कंपैरेटिव स्टडी विल बी डिफ़िकल्ट। इसलिए क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देता है, एक फॉर्मेट बना देता है, भाई हर देश जो है बीओपी का डेटा इसी तरह से बनाएगा। सो ये जो है इंटरनेशनल फॉर्मेट है। अगर आप चाइना का जाके बीओपी डेटा देखोगे वो भी ऐसे ही बनेगा, यूएसए का देखोगे जाके वो भी ऐसे ही बनेगा, इंडिया का भी ऐसे ही बन रहा है। तो ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया बेसिकली, कि पूरे वर्ल्ड वालों को इस तरह से ये डेटा बीओपी का बनाना है। तो यहाँ पर हमें इसका बीपीएम का मतलब समझ में आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल। तो ये जो डेटा आपको सिखाया मैंने, दिस इज़ एज पर BPM5 सॉरी, BPM5। एक तरह से आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल का नंबर 5th वर्जन था ये। तो इतने सालों से इसी वर्जन के हिसाब से बीओपी का डेटा हर कोई देश बना रहा था। अब हर चीज़ के अंदर सुधार होते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। तो अब BPM6 नया एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया है, उसके हिसाब से थोड़े से फॉर्मेट में चेंजेस किए गए हैं। तो वो BPM6 के हिसाब से हो गया। अब से हर कंट्री को BPM6 के हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा बनाना है। एवरी कंट्री हैज़ टू प्रिपेयर, ठीक है ना, BPM6 के हिसाब से। अभी तक सब
BPM 5 के हिसाब से बना रहे थे। जो हमने अभी फॉर्मेट देखा दैट इज़ BPM 5। तो अब हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है, वो क्या करता है, BPM 5 से भी बनाता है और BPM 6 से भी बनाता है। तो जब भी आप RBI की वेबसाइट पर जाओगे तो दो अलग अलग फॉर्मेट में आपको BOP का डेटा मिलेगा। एक BPM 5 वाला मिलेगा, एक BPM 6 वाला मिलेगा। इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो हमने पढ़ा पूरा BPM 5 पढ़ा है, बुक्स में आपके सिलेबस में सब कुछ BPM 5 है, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुराने वाले फॉर्मेट को बंद नहीं किया, इसको अभी भी वो लोग बनाते हैं। तो दैट इज़ BPM 5। BPM 5 और 6 में क्या क्या चेंजेस है, मोटा मोटा सब सेम होता है। थोड़ा सा क्या फ़र्क है, BPM 5 में करंट और कैपिटल थे, BPM 6 में करंट, कैपिटल और एक फाइनेंशियल अकाउंट करके एक और आ गया। बेसिकली जो कैपिटल है, कैपिटल को कैपिटल और फाइनेंशियल दो में डिवाइड कर दिया गया है। सो जो फाइनेंशियल में क्या आता है, शेयर्स और बॉन्ड्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको फाइनेंशियल में डाल देते हैं और बाकी के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये एक चेंज है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो RBI नाउ शोज BOP डेटा इन बोथ ओल्ड एंड न्यू फॉर्मेट। जितनी भी बुक्स आपको मिलेगी उनमें क्या करा उन्होंने, ओल्ड वाला फॉर्मेट और न्यू वाले फॉर्मेट को दोनों को मिला करके और खिचड़ी बना दी। तो उस खिचड़ी के कारण क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कोई बुक आप देखोगे उसमें करंट कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कोई आप देखोगे उसमें करंट कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप अलग अलग बुक्स से अलग अलग रेफरेंस से जब आप देखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि BPM 5 में करंट और कैपिटल था, RBI अभी भी उसमें डेटा बनाता है, और करंट कैपिटल एंड फाइनेंशियल दैट इज़ BPM 6। तो BPM 6 का भी मेरे पास डेटा है, बट आई थिंक उसकी आपको ज़रूरत देख सकते हैं एक बारी। ये मेरा BPM 6 का डेटा है। तो काफ़ी इसमें ज़्यादा डिटेल्स है, जैसे डेवलपमेंट के साथ में इसमें आ रहा है। देखो जो प्राइमरी इनकम सेकेंडरी इनकम टर्म्स है वो यहाँ पर यूज़ करी गई है, और बुक्स के अंदर वहीं पर ही प्राइमरी सेकेंडरी इनकम डाल दी गई BPM 5 के डेटा में। तो हमें इसमें जाना नहीं है इसके अंदर, अभी ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो ये हमारा BPM 5 एंड BPM 6 में मेजर डिफरेंस यही है कि कैपिटल अकाउंट को कैपिटल और फाइनेंशियल दो टुकड़ों में बांट, ट्रांजेक्शन सब वही है, सिर्फ दिखाने का तरीका बदल गया। क्यों बदल गया, ताकि कंपैरेटिव स्टडी हो सके। अब जैसे बोर्ड की मार्कशीट आएगी तो सबकी एक ही फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि वो सेंट्रल बोर्ड से आएगी। अब सबकी एक ही फॉर्मेट में तो कंपैरेटिव स्टडीज़ ईजी, और हर स्कूल अलग अलग बनाता है तो कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी तरह से तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि एक कॉमन फॉर्मेट इंटरनेशनल IMF ने बता दिया, और उसके हिसाब से हर देश यहाँ पर अपना BOP का डेटा प्रेजेंट करता है। तो ये सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए बात है, एग्ज़ाम में ये चीज़ शायद नहीं पूछी जाएगी, बट आपको ये पता होनी चाहिए चीज़। ऋषा क्लियर है? Yes, sir. तनिषा आपको भी क्लियर है? अमन आपको Yes, भी? sir. अमन आपको भी समझ आ गया? Yes. ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे कंसेप्ट वापस रिवाइज होंगे, तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं।